अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका या आपके किसी रिलेटिव का कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है और अब आप रिकंसिडरेशन प्रोसेस के बारे में सही और ऑथेंटिक जानकारी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि जब रिफ्यूज़ल लेटर आती है तब काफ़ी परेशानी होती है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिडरेशन लेटर को ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप सही चैनल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट को अपलोड कर सकते हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर ने जो आपका डिसीजन दिया है, जो आपको रिफ्यूज़ल दिया है, उसे अप्रूवल में चेंज हो सके। दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आपका इस वीडियो पे, इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को थोड़ा और गहराई और थोड़ा और आसानी से समझते हैं। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट का मतलब है कि वीज़ा ऑफिसर को एक प्रोफेशनल फ्रेंडली रिमाइंडर भेजना। हम उन्हें हम्बली याद दिलाते हैं कि सर, मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी, मेरा ये पर्पस था, जो मेरा पर्पस था वो एकदम जेन्युइन था, मेरे डॉक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट जो मेरी एप्लीकेशन पे रिजल्ट आया है वो नेगेटिव आया है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और वैलिड प्रूफ ऑलरेडी फाइल में मौजूद हैं जो वीज़ा अप्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, बट शायद किसी वजह से कोई इंपॉर्टेंट डिटेल रिव्यू करते वक्त ऑफिसर की नज़र से रह गई है। इस रिक्वेस्ट के जरिए हम वीज़ा ऑफिसर को बार बार फिर मेरी एप्लीकेशन को रिव्यू करने और डिसीजन को री इवेल्युएट करने की गुजारिश करते हैं। सुनने में ये प्रोसेस काफ़ी इजी लगता है, बट इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल रूल और लीगल कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको अपनी बात काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से पेश करनी होती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हर एप्लीकेशन रिकंसिडरेशन के लिए एलिजिबल नहीं होती। ये ऑप्शन सिर्फ तभी काम करता है जब आप प्रूव कर सकें कि ऑफिसर से फैक्चुअल या कोई लीगल गलती हुई है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन पे 100% आपको यकीन नहीं है, तब आपको इस प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आपको रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट को रेज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लेटर लिखने की जल्दी मत कीजिए। सबसे पहले आपको ये 3 कंडीशन चेक करनी होगी। अगर आप इसमें से कोई एक कंडीशन भी मिस कर देते हैं, तब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आईआरसीसी बिना पढ़े ही इग्नोर कर देगा। सबसे पहली कंडीशन है 30 दिन की स्ट्रिक्ट विंडो। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला रूल है। रिफ्यूज़ल लेटर की डेट से 30 कैलेंडर दिनों के अंदर ही आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। याद रखिए, इसमें वीकेंड और हॉलीडेज़ भी काउंट होते हैं। अगर आपने 30 दिन की डेडलाइन मिस कर दी है तो आईआरसीसी आपकी रिक्वेस्ट को टेक्निकल ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर देगा और वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, चाहे इसमें वीज़ा ऑफिसर की गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो है कि मिस्टेक ऑब्वियस या फैक्चुअल होनी चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे जो डिसीज़न है वो पसंद नहीं आया, प्लीज़ मेरी दोबारा फाइल को देखो। आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करना होगा कि वीज़ा ऑफिसर ने कहाँ गलती की है। जैसे अगर वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल का रीज़न दिया है कि यू डोंट हैव स्टेबल जॉब, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट, आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी जो आईटीआर हैं वो अपलोड की हैं, तो ये बिल्कुल एक ऑब्वियस एरर है। या फिर ऑफिसर ने कहा है कि आपके पास बैलेंस कम है, जबकि आपने बैंक स्टेटमेंट को, अपने बैलेंस सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, तो ये भी एक ऑब्वियस एरर है। ऐसी गलतियों पर ही रिकंसिडरेशन मिलता है और वीज़ा वहाँ पे चेंज होता है। रिकंसिडरेशन में नए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, बट लोग अक्सर यही गलती करते हैं। रिकंसिडरेशन का मतलब नया चांस नहीं होता। अगर आप भूल गए थे कि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं अप्लाई, तब आपको रिकंसिडरेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको नई एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। ऑफिसर सिर्फ वही पेपर और वही एविडेंस देखेगा जो पहले आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन में मौजूद है। अगर आप कोई भी नए डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ आपकी रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट को जो है वो फॉलो नहीं करेगा और उस पर आपको कोई भी जवाब नहीं आएगा। इसके लिए आपको नई एप्लीकेशन ही सबमिट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप इस लेटर को किस तरह से लिख सकते हैं। इस लेटर को लिखने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं जो आपके केस को प्रोफेशनल बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका यूसीआई नंबर है, आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है, वो बिल्कुल टॉप पर लिखें और बोल्ड में लिखें, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपकी जो एप्लीकेशन है उसे सिस्टम में ढूंढने में कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
इन डिटेल को फिल करने के बाद अपने पॉइंट टू पॉइंट रिफ्यूज़ल रीज़न के बारे में बात करनी होगी। जो आपके लेटर में मेंशन है, आप अपनी रिफ्यूज़ल लेटर को देख सकते हैं। सिर्फ डिसएग्री मत लिखिए, हालांकि आपको हर पॉइंट को, हर रिफ्यूज़ल लेटर को जस्टिफाई करना होगा, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपके पर्सपेक्टिव को समझ सके। इसके बाद आप अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फेडरल कोड के उन केसेस का रेफरेंस दे सकते हैं जहां प्रोफाइल बिल्कुल आप जैसी और वहां रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा अप्रूव हुआ था। केस स्टडी के लिए आप कैनली वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में है और कुछ केसेस को वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फिर अपने लेटर को कंक्लूड करने के लिए एक रिस्पेक्टफुल क्लोजिंग लाइन देनी है। इस लेटर के साथ आप वही अटैचमेंट अपलोड करने होंगे जो ओरिजिनल एप्लीकेशन में थे, जैसे पुरानी बैंक स्टेटमेंट या पुरानी जो आपकी सैलरी स्लिप्स है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। याद रखिए कि वो डॉक्यूमेंट्स पुराने ही होने चाहिए जो लास्ट एप्लीकेशन में सबमिट हुए थे। अगर आप नए डॉक्यूमेंट्स को, नई इन्फॉर्मेशन को आप अपलोड करोगे तो वीज़ा ऑफिसर आपकी पूरी की पूरी रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर देगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपने सबमिशन कैसे करनी है। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकन्सिडरेशन लेटर को ढंग से रेडी कर लेते हैं, तब आप आईआरसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एक वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होगी। एक वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। जब तक आपको अपने आर्गूमेंट, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे 100% यकीन ना हो कि बाकी वो जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी गलती है, तब तक जल्दबाजी में रिक्वेस्ट सबमिट ना करें। हालांकि ये प्रोसेस आईआरसीसी की तरफ से बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका सक्सेस रेट आपके लेटर की लीगल क्वालिटी और जो आपके लॉजिक हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निकल लीगल पॉइंट्स आप सही से नहीं लिख सकते या आईआरसीसी को सही से समझा नहीं सकते या वीज़ा ऑफिसर को सही से समझा नहीं सकते, तब आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की हेल्प से आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस लेगा, बट वो आपके केस को काफ़ी मजबूत बनाएगा, जिससे जो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकें। तो अब इस प्रोसेस के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं होती। दूसरा, ये री एप्लीकेशन से फास्टर होता है, इसमें आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो काफ़ी जल्दी मिलता है। तीसरा, इस प्रोसेस से आप अपनी रिफ्यूज़ल को अप्रूवल में चेंज कर सकते हैं, बट वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की बात करें तो इसमें जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो आसानी से अपनी गलती को कभी नहीं मानते। रिस्पॉन्स की किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती, कुछ केसेस में तो महीनों तक किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आता। और अगर हम सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो इसमें आप नया डॉक्यूमेंट, नया एविडेंस अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप नई स्टेटमेंट को अपलोड करना चाहते हैं, नए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं, तब आपको नई एप्लीकेशन ही सबमिट करनी होती है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल एडवाइस की बात करूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, आपने प्रेजेंट अच्छी तरह किया है और आप 100% श्योर हैं कि आपके फाइल में कोई कमी नहीं है, तब आपको रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट सबमिट करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल में कमी थी, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं थे, जो रिफ्यूज़ल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, तब आपको रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करनी चाहिए। तब आपको एक नई एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए जिसमें आप नए एविडेंस को अटैच कर सको, क्योंकि जब आप नई एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को आपको एक अपडेटेड एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे मिलेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अपना रिकन्सिडरेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं या हमारे थ्रू रीअप्लाई करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।